अगर आप पिछले कुछ दिनों से सिर्फ निफ्टी 50 देख रहे हैं तो शायद आपको लगेगा कि मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे, अगर आप सेक्टर रोटेशन देखेंगे, अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बिहेवियर को कंपेयर करेंगे तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। और इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है स्मॉल कैप स्टॉक्स। पिछले सप्ताह निफ्टी स्मॉल कैप 250 करीब 2.4% बढ़ा। इसके मुकाबले निफ्टी मिड कैप 100 लगभग 0.9% और निफ्टी 100 लगभग 1% बढ़ा। यानी मार्केट में सिर्फ इंडेक्स नहीं बढ़ रहा था, लीडरशिप बदल रही थी। और यही चीज़ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे। असल पैसा तब बनता है जब आप पहचान पाते हैं कि अगले 3 से 5 साल में अर्निंग्स कहाँ एक्सेलरेट हो सकती है, और उससे भी पहले मार्केट उस अर्निंग ग्रोथ को कब प्राइस इन करना शुरू कर रहा है। आज हम इसी सवाल को समझेंगे। लेकिन मैं शुरुआत में ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्मॉल कैप चल रहे हैं इसलिए स्मॉल कैप खरीद लो। बल्कि मेरा सवाल इससे बिल्कुल उल्टा है कि क्या स्मॉल कैप रैली के पीछे कुछ फंडामेंटल स्टोरी है? अगर है तो वो किन सेक्टर्स में है, किन कंपनियों में है, और सबसे महत्वपूर्ण, कहाँ वैल्यूएशन इतना बढ़ चुका है कि अच्छा बिजनेस होने के बावजूद स्टॉक्स अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रह गया है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी और अच्छा स्टॉक प्राइस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये सब आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहले समझते हैं हुआ क्या है। अगर हम पिछले कुछ महीनों का पिक्चर देखें तो स्मॉल कैप सेगमेंट ने काफ़ी मजबूत कमबैक किया। 7 अगस्त के डेटा के हिसाब से निफ्टी स्मॉल कैप 250 मार्च के अंत से लगभग 30% ऊपर था। इसके मुकाबले निफ्टी मिड कैप 100 करीब 20% और निफ्टी 100 लगभग 12% ऊपर था। यानी पिछले कुछ महीनों में रिस्क एपेटाइट धीरे धीरे ब्रॉड मार्केट की तरफ बढ़ी है। और अब अगस्त में ये मूव सिर्फ जारी नहीं है, बल्कि स्मॉल कैप 250 नए 52 वीक्स हाई तक पहुंच चुका है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर लार्ज कैप इतने मजबूत नहीं थे तो स्मॉल कैप्स में पैसा क्यों जा रहा था? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी। पहला कारण है इंडिया में पैसा मार्केट में बना हुआ है। आप एक बहुत इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस देखिए। जुलाई में म्यूचुअल फंड्स ने सेकेंडरी मार्केट में लगभग 15,900 करोड़ की खरीदारी की, जबकि एफआईआईज ने करीब 11,000 करोड़ की सेलिंग की। यानी फॉरेन इन्वेस्टर बेच सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यही इंडियन मार्केट की एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले अगर एफआईआई सेलिंग शुरू होती थी तो मार्केट में लिक्विडिटी का बड़ा हिस्सा निकल जाता था। आज सिचुएशन अलग है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इंश्योरेंस मनी, पेंशन मनी, रिटेल पार्टिसिपेशन और घरेलू इंस्टीट्यूशनल फ्लोज मार्केट को एक इंटरनल लिक्विडिटी कुशन दे रहे हैं। और यही कारण है कि कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि एफआईआई बेच रहे हैं, मार्केट गिर नहीं रहा है, या लार्ज कैप्स कमजोर हो रहे हैं लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप मजबूत है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक मनी मार्केट के दूसरे हिस्सों में रोटेशन कर रहा है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। जून में अकेले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में लगभग 5602 करोड़ का इन्फ्लो आया था। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने मिलाकर जून में लगभग 11,692 करोड़ रुपए अट्रैक्ट किए थे, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज का अकेले 40% से ज्यादा था। इसका मतलब क्या है? ये जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर डायरेक्टली स्मॉल कैप स्टॉक खरीद रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक मनी लगातार ब्रॉडर मार्केट में पहुंच रही है। और जब लिक्विडिटी स्ट्रांग हो तो सबसे पहले उन स्टॉक्स में री रेटिंग होती है जहां अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद होती है और मार्केट कैप रिलेटिवली छोटा होता है। लेकिन यहां पहली सावधानी, यही पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि लिक्विडिटी और फंडामेंटल्स में फर्क होता है। लिक्विडिटी स्टॉक को ऊपर ले जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक वैल्यूएशंस को जस्टिफाई
करने के लिए चाहिए होती है अर्निंग। और यही हमारी पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर स्मॉल कैप रैली सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन है तो ये खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर लिक्विडिटी के साथ अर्निंग साइकिल्स भी इंप्रूव हो रही है तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और मुझे लगता है कि अभी मार्केट में दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन हर स्मॉल कैप में नहीं, कुछ स्पेसिफिक थीम्स में। अब देखिए सेक्टर रोटेशन। 7 अगस्त तक के वीकली डेटा में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दी। मेटल्स में करीब 3%, कैपिटल गुड्स में लगभग 2.9%, ऑटो में करीब 2.9%, आईटी में करीब 2.7% और दूसरी तरफ रियलिटी में करीब 1.7% नीचे, ऑयल एंड गैस लगभग 0.5% नीचे और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगभग फ्लैट से थोड़े से नीचे। ये सिर्फ वीकली मूवमेंट है, लेकिन कभी कभी वीकली मूवमेंट भी हमें मार्केट की पोजीशनिंग के बारे में क्लूज दे जाता है। और यहां 4 सेक्टर्स एक साथ सामने आ रहे हैं, कैपिटल गुड्स, ऑटो, मेटल्स और आईटी। अब इन चारों को एक साथ रखकर देखिए। पहली नजर में ये अनरिलेटेड आप सेक्टर्स लगेंगे आपको, लेकिन एक्चुअली इनमें एक कॉमन फैक्टर है, अर्निंग रिकवरी या अर्निंग्स विजिबिलिटी की पॉसिबिलिटी। और यही मार्केट इस समय प्राइस कर रहा है। फर्स्ट स्टोरी कैपिटल गुड्स वाली। अगर आप इंडिया की अगली इकोनॉमिक साइकिल को समझना चाहते हैं तो कैपिटल गुड्स को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में कैपेक्स साइकिल धीरे धीरे एक बड़ा स्ट्रक्चरल थीम बन चुका है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रेलवे, डिफेंस, पावर, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, इन सब का फायदा किसी न किसी रूप में कैपिटल गुड इकोसिस्टम को मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्शन है कि हर कैपिटल गुड्स कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स में स्टॉक प्राइस पहले भाग सकता है और अर्निंग्स बाद में। इसलिए इन्वेस्टर को 3 चीजें देखनी चाहिए। पहली, ऑर्डर बुक, दूसरी ऑर्डर एग्जीक्यूशन और तीसरा कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी का ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ का है तो ये हेडलाइन तो देखने में बहुत सेटिस्फैक्टरी लगती है, लेकिन असली सवाल है कि इन ऑर्डर से रेवेन्यू कब आएगा, मार्जिन्स कितने होंगे, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, कस्टमर से पेमेंट कितनी जल्दी आएगी और आखिर में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना बनेगा। और यही डिफरेंस है एक शानदार बिजनेस और शानदार स्टॉक स्टोरी के बीच। कैपिटल गुड सेक्टर में रीसेंट एनालिसिस भी इसी तरफ इशारा करता है कि आगे रिटर्न्स सिर्फ री रेटिंग से नहीं बल्कि अर्निंग्स डिलीवरी और एग्जीक्यूशन क्वालिटी से तय होंगे। इसलिए इन्वेस्टर के लिए मेरा फ्रेमवर्क होगा कि ऑर्डर बुक देखकर खुश मत होइए, देखिए कि ऑर्डर बुक से रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, रेवेन्यू से एबिटा कितना बढ़ेगा, एबिटा से कैश फ्लो कितना बढ़ेगा और कैश फ्लो से आरओसीई कितना इंप्रूव होगा। और ये चेन अगर मजबूत है तभी कहानी इंटरेस्टिंग है। किन स्टॉक्स पे नजर रखनी है? इन थीम को समझने के लिए आप मार्केट में कई बड़े नाम देख सकते हैं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो, बीएचईएल, सीमेंस, एबीबी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कमिंस इंडिया, सीजी पावर, पॉलीकैब और कई स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग कंपनी। लेकिन ध्यान रखिए, मैं यहाँ इन स्टॉक्स को बाई नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर थीम किस तरह अलग अलग बिजनेस मॉडल्स में ट्रांसलेट होती है। कुछ कंपनी ईपीसी में है, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, कुछ डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कुछ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है, कुछ केबल्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशन में है। और यही कारण है कि कैपिटल गुड एक सेक्टर नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम है। दूसरी स्टोरी जो मार्केट में अभी चल रही है वो है ऑटो की। यहां भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है काफी। जुलाई में इंडिया के पैसेंजर व्हीकल्स डिस्पैच में करीब 34.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी। वॉल्यूम्स 4.58 लाख के करीब रहे। टू व्हीलर डिमांड में भी स्ट्रांग मोमेंटम दिखाई दिया। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ सेल्स ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए। ऑटो में असली सवाल है कि कौन मार्केट शेयर गेन कर रहा है, कौन प्रीमियमाइजेशन कर रहा है, किस कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स बेहतर है, किसकी मार्जिन इंप्रूव हो रही है और ईवी ट्रांजिशन में कौन विनर बन सकता है। और यही वजह है कि ऑटो थीम को सिर्फ कार्स बिक रही है इतने तक सीमित नहीं होकर नहीं समझा जा सकता है। इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट अब एक मल्टी लेयर अपॉर्चुनिटी है।
पैसेंजर व्हीकल्स, एसयूवी, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल्स, ईवी, ऑटो कंपोनेंट्स, बैटरी इकोसिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अगर ऑटो साइकिल मजबूत होता है तो फ़ायदा सिर्फ ओईएम को नहीं मिलता है, पूरी वैल्यू चेन में फैलता है। और इसी वजह से मैं ऑटो कंपोनेंट कंपनीज को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ। कई बार ओईएम की तुलना में कंपोनेंट कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं अगर उनके पास हाई कंटेंट पर व्हीकल, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी एडवांटेज और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी और हेल्दी मार्जिन हो। ईवी को भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ईवी ट्रांजिशन अब सिर्फ एक फ्यूचर स्टोरी नहीं रह गई है। जुलाई में ईवी रजिस्ट्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की रिपोर्ट आई है। लेकिन यहाँ भी इन्वेस्टर को हाइप से बचना है। ईवी में विनर कौन होगा? ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर, वेल्थ क्रिएटर भी बने। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत इंटेंस है ईवी में। प्राइस कंपटीशन हो सकता है, बैटरी टेक्नोलॉजी बदल सकती है, मार्जिन्स कॉम्प्रेस हो सकते हैं और मार्केट शेयर के लिए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस कर सकती है। इसलिए ईवी में मेरा सवाल होगा कि किस कंपनी के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और दूसरा, ईवी ट्रांजिशन से अर्निंग्स पूल के किसके पास शिफ्ट होगा। हो सकता है ओईएम्स विनर हो, लेकिन ये भी संभव है कि असली वेल्थ क्रिएशन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों में मोटर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बैटरी मटेरियल, चार्जिंग और सॉफ्टवेयर में हो। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच होनी चाहिए। तीसरी कहानी है मेटल की। अब आते हैं मेटल्स पर। वीकली बेसिस पर मेटल इंडेक्स लगभग 3% ऊपर था, लेकिन मेटल का एनालिसिस बाकी सेक्टर से अलग होता है क्योंकि मेटल्स में अर्निंग्स काफ़ी हद तक कमोडिटी प्राइसेस से जुड़ी हुई होती हैं और कमोडिटी प्राइस में साइकिल बहुत तेजी से होता है। इसलिए अगर मेटल स्टॉक्स 30, 40, 50% ऊपर चला जाए तो सिर्फ ये देखकर मत सोचिए कि बिजनेस बहुत अच्छा है। हो सकता है कि बिजनेस वही हो, लेकिन कमोडिटी साइकिल बदल जाए। इसलिए मेटल में 3 चीज़ें देखूंगा मैं: कमोडिटी प्राइस, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और तीसरी बैलेंस शीट। अगर स्टील प्राइसेस मजबूत हैं लेकिन कंपनी हेविली लेवरेज्ड है तो बेनिफिट कम हो सकता है। अगर कमोडिटी प्राइसेस थोड़े मॉडरेट हैं लेकिन कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत कम्पिटिटिव है तो वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए मेटल इन्वेस्टिंग में लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चौथी स्टोरी अभी भी वो आईटी की। सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर आईटी वाला, क्योंकि आईटी ने पिछले काफ़ी समय से इन्वेस्टर को परेशान कर रखा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा और कई मिड कैप आईटी कंपनी, इनमें वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन और ग्रोथ कंसर्न रहे हैं। एआई डिस्ट्रप्शन का सवाल अलग रहा, ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग का सवाल अलग रहा और यूएस इकोनॉमी का सवाल अलग रहा, और डिस्क्रिशनरी टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग का भी सवाल है। लेकिन अब मार्केट में आईटी स्टॉक्स में रिकवरी दिखाई दे रही है और यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ। आईटी स्टॉक्स का रिबाउंड और आईटी अर्निंग साइकिल का बॉटम एक चीज़ नहीं है। टेक्निकल रिबाउंड पहले आ सकता है, अर्निंग रिकवरी बाद में, और अगर अर्निंग्स रिकवरी आती है तभी सस्टेनेबल री रेटिंग होती है। इसलिए आईटी इन्वेस्टर को 3 इंडिकेटर्स पहले देखने चाहिए। पहला, डील विंस, दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ और तीसरा मार्जिन ट्रेजेक्टरी। और चौथा भी जोड़ लीजिए, एआई से प्रोडक्टिविटी गेन रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहा है या नए रेवेन्यू पूल्स क्रिएट कर रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर एआई सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत कम करता है तो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज मॉडल के लिए रिस्क है। लेकिन अगर एआई कंपनी को नए सर्विसेज, कंसल्टिंग, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन और मैनेज्ड सर्विसेज के लिए ज़्यादा स्पेंडिंग करवाता है तो ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। इसलिए मैं एआई को सिर्फ थ्रेट या अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखूंगा। एआई एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। ये वैल्यू को एक बिजनेस मॉडल से दूसरे बिजनेस मॉडल में शिफ्ट करेगा और इन्वेस्टर का काम है ये पता लगाना कि वैल्यू कहाँ जा रही है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, स्मॉल कैप रैली को अगर आप सिर्फ मार्केट कैप की नज़र से देखेंगे तो पिक्चर इनकम्प्लीट होगी। असल में ये अर्निंग रोटेशन है।
कैपिटल गुड्स में अर्निंग विजिबिलिटी बढ़ रही है, ऑटो में डिमांड रिकवरी दिखाई दे रही है, मेटल्स में कमोडिटी साइकिल सपोर्ट कर रहा है, आईटी में डिप्रेस्ड एक्सपेक्टेशन से रिकवरी की संभावना बन रही है और डोमेस्टिक लिक्विडिटी इन थीम्स को सपोर्ट कर रहा है। यानी मार्केट कह रहा है ग्रोथ कहाँ है और पैसा वहीं जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मॉल कैप रैली खतरनाक लेवल तक आ चुकी है? यहां मैं थोड़ा कॉशियस होना चाहूंगा, क्योंकि जब कोई सेगमेंट बहुत तेजी से भागता है तो इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पास्ट रिटर्न्स को देखकर फ्यूचर रिटर्न समझ लेना। अगर स्मॉल कैप 250 कुछ महीनों में लगभग 30% ऊपर है, तो ये अपने आप में ये नहीं बताता कि अगले 6 महीने भी 30% का रिटर्न मिलेगा। एक्चुअली कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, जितनी तेज रैली उतना ज़्यादा वैल्यूएशन सेंसिटिविटी, और आज स्मॉल कैप में यही सबसे बड़ा रिस्क भी है। वैल्यूएशन अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक सिंपल इक्वेशन याद रखिए, स्टॉक रिटर्न इज इक्वल टू अर्निंग ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन चेंजेस प्लस डिविडेंड। अगर अर्निंग 15% बढ़ती है लेकिन वैल्यूएशन मल्टीपल 30 से गिरकर 20 हो जाता है तो स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह अगर अर्निंग सिर्फ 15% बढ़ती है लेकिन मार्केट पी 20 से बढ़कर 30 कर हो जाता है तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। स्मॉल कैप रैली में पिछले फेज में वैल्यूएशन एक्सपेंशन ने बड़ी भूमिका निभाई है और अब आगे अर्निंग्स को वैल्यूएशन जस्टिफाई करना होगा। यही टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए मैं स्मॉल कैप्स को 3 कैटेगरी में देखता हूं। पहली कैटेगरी क्वालिटी स्मॉल कैप्स, दूसरी साइक्लिकल स्मॉल कैप्स और तीसरी नैरेटिव स्मॉल कैप्स। क्वालिटी स्मॉल कैप्स में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई आरओसीई, प्राइसिंग पावर, गुड कैश फ्लो और सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। साइक्लिकल स्मॉल कैप में अर्निंग साइकिल के साथ बदलती है और नैरेटिव स्मॉल कैप में कहानी बहुत बड़ी होती है लेकिन अर्निंग्स अभी भी छोटी ही होती है। इन तीनों को एक ही बकेट में रखना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबसे खतरनाक कौन है इसमें से? नैरेटिव स्टॉक्स, क्योंकि नैरेटिव में फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देता है लेकिन इन्वेस्टर को पूछना चाहिए कि आज कंपनी कितना कमा रही है और दूसरा सवाल, उस अर्निंग्स तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर मार्केट फ्यूचर की 5 साल की ग्रोथ को आज ही प्राइस इन कर चुका है तो एक्चुअल ग्रोथ आने के बाद भी स्टॉक नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पहले ही प्राइस में आ चुकी होती है। और एक बहुत बड़ा रिस्क लिक्विडिटी का। स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी रिस्क को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। लार्ज कैप्स में अगर आप 50 लाख का स्टॉक बेचते हैं तो मार्केट शायद उसे एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन छोटे स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेलर अचानक अगर बेच दे कुछ तो रिटेल पैनिक में आ जाएगा, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। और यही वजह है कि स्मॉल कैप में पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी स्टॉक से कितना रिटर्न कमाएंगे ये आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है, लेकिन आप उस स्टॉक में कितना पैसा लगाएंगे ये आपके कंट्रोल में है और यही रिस्क मैनेजमेंट भी है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग रेगुलेटरी चेंज भी समझिए। अगस्त 2026 से इंडियन इक्विटी मार्केट में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की नई व्यवस्था लागू हुई। सेबी ने क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑक्शन बेस्ड बनाने के लिए फ्रेमवर्क लागू किए हैं। इसका ब्रॉडर लेसन क्या है? मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एल्गोरिथम पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी रेगुलेटेड एल्गो पार्टिसिपेशन का फ्रेमवर्क बनाया गया है। यानी मार्केट अब पहले वाला मार्केट नहीं है। प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जा रही है, इसलिए केवल आज मार्केट ऊपर गया या आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, इससे इन्वेस्टमेंट थीसिस बनाना इंक्रीजिंगली खतरनाक हो सकता है। आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल कैप एलोकेशन को चीज़ मत कीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से डाइवर्सिफाइड है तो आपके पास क्वालिटी स्मॉल कैप्स ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ इसलिए बेचने की ज़रूरत नहीं है कि इंडेक्स ऊपर चला गया है। लेकिन अगर आपने रैली देखकर अभी पहली बार स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने का मन बनाया है तो थोड़ा रुकिए और स्टॉक बाय स्टॉक एनालिसिस कीजिए। मेरा स्मॉल कैप चेकलिस्ट
ये है कि मैं किसी स्मॉल कैप स्टॉक को एनालाइज करते समय कम से कम 5 ये देखना चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू पिछले 5 साल से कॉन्सिस्टेंटली बढ़ा है, क्या एबिटा मार्जिन स्टेबल है या इम्प्रूव हो रहा है, क्या आरओसीई अट्रैक्टिव है, क्या कर्ज मैनेजेबल हैं, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रॉफिट के साथ ग्रो कर रहा है, क्या प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, क्या प्रमोटर प्लेज नेग्लिजिबल है, क्या ऑडिटर कमेंट्री क्लीन है, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रीजनेबल हैं, क्या वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है, क्या कंपनी बार बार इक्विटी डाइल्यूट तो नहीं कर रही है, क्या मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन अच्छा कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करंट वैल्यूएशन अगले 3 से 5 सालों की ग्रोथ को ऑलरेडी कहीं प्राइस इन तो नहीं कर चुका है। अगर इन सवालों में से आधे सवाल का जवाब भी क्लियर नहीं है तो सिर्फ इसलिए स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए कि सारे के सारे स्मॉल कैप चल रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सिग्नल, आज मार्केट में सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर भी इंडिया को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट परफॉर्मेंस भी हमें एक क्लू देता है। 7 अगस्त तक S&P 500 लगभग 3% ऊपर था, जर्मनी का डैक्स लगभग 2.8%, ताइवान करीब 2.5%, फ्रांस का CAC 40 करीब 2.5, चाइना का CSI 300 करीब 2.3, जापान का निकेई लगभग 1.9%। यानी उस सप्ताह ग्लोबल रिस्क एपेटाइट भी कमज़ोर नहीं थी। लेकिन इंडिया में सबसे इंटरेस्टिंग बात थी लार्ज कैप से ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन, और यही चीज़ में मैं क्लोजली वॉच करूंगा, क्योंकि सस्टेनेबल बुल मार्केट में सिर्फ निफ्टी 50 नहीं चलता, इवेंचुअली पार्टिसिपेशन ब्रॉड होती है, लेकिन ब्रॉड पार्टिसिपेशन के बाद स्टॉक सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क देता हूं, अगले 6 से 12 महीनों में मार्केट में मैं 4 चीजें देखूंगा। फर्स्ट, अर्निंग्स। क्या स्मॉल और मिड कैप कंपनीज की अर्निंग वास्तव में एक्सेलरेट कर रही है? अगर हां तो रैली टिक सकती है, अगर नहीं तो वैल्यूएशन करेक्शन आ सकता है। नंबर 2, डोमेस्टिक लिक्विडिटी। क्या एसआईपी और म्यूचुअल फंड इनफ्लो मजबूत बने रहते हैं? अगर डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत रहती है तो डिप्स में बाइंग सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, कैपेक्स साइकिल। क्या प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स गवर्नमेंट कैपेक्स को ज्वाइन करता है? अगर हां तो कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग, पावर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में अर्निंग साइकिल लंबी हो सकती है। चौथा, वैल्यूएशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा बिजनेस भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर आप बुरे प्राइस पे खरीद लेंगे, और यहीं से स्मॉल कैप और लार्ज कैप की असली कहानी शुरू होती है। आज शायद मार्केट कह रहा है कि ग्रोथ चाहिए तो स्मॉल और मिड कैप को देखो, लेकिन कल मार्केट ये भी कह सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड लार्ज कैप में बेहतर है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप वैल्यूएशन बहुत ऊपर चली जाती है और लार्ज कैप वैल्यूएशन रिलेटिवली रीजनेबल रह जाते हैं तो कैपिटल वापस लार्ज कैप में रोटेट कर सकता है, और ये प्रोसेस मार्केट में कई बार पहले देखा भी गया है। एक्चुअली अभी कुछ एनालिस्ट भी लार्ज कैप की तरफ रिन्यूड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई लार्ज कैप स्टॉक्स की वैल्यूएशन करेक्शन के बाद ज़्यादा रीजनेबल दिखाई दे रही है। इसलिए इन्वेस्टर को ये तय नहीं करना चाहिए कि मैं हमेशा स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूं या मैं सिर्फ लार्ज कैप इन्वेस्टर हूं। बेटर सवाल ये है कि इस समय रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कहाँ बेहतर है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए एक स्मॉल कैप कंपनी अगले 3 साल में अर्निंग्स को 20% CAGR से बढ़ा सकती है, लेकिन स्टॉक 45 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहा है। दूसरी तरफ एक लार्ज कैप कंपनी 14-15% अर्निंग ग्रोथ दे सकती है, लेकिन वैल्यूएशन सिर्फ 18-20 टाइम्स है। अब सवाल है कि दोनों में कौन बेहतर है? जवाब ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप वाला नहीं है, क्योंकि फ्यूचर रिटर्न सिर्फ ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, आप कितनी कीमत चुका रहे हैं ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। यही वैल्यूएशन डिसिप्लिन है, और यही इस पूरे रैली का सबसे बड़ा लेसन भी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स ने मार्केट की लाइमलाइट चुरा ली है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स को खरीदना और स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी को समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में नहीं, इंडिविजुअल बिजनेसेस में है। कुछ कंपनीज अगले 5 से 10 वर्षों में की बड़ी कंपनी बन सकती हैं, कुछ कंपनी साइकिल के पीक पर हो सकती हैं, कुछ कंपनी वैल्यूएशन बबल में हो सकती हैं, और कुछ सिर्फ लिक्विडिटी के कारण ऊपर जा सकती हैं।
इन्वेस्टर का काम है इन चारों को अलग अलग करना। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है, अगर मैं ब्रॉड थीम्स को देखूं तो मुझे 3 जगह सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई देती है। पहला, इंडिया का कैपेक्स इकोसिस्टम, दूसरा ऑटो ईवी और कंपोनेंट इकोसिस्टम, और तीसरा आईटी। आईटी में वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन के बाद अर्निंग रिकवरी की संभावना काफ़ी अधिक है। मेटल्स में भी अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो ज़्यादा साइक्लिकल है, इसलिए वहाँ पोजीशन साइजिंग और साइक्लिकल अवेयरनेस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी है और वो है स्मॉल कैप कंपनीज जो अभी स्मॉल कैप हैं लेकिन अगले कुछ वर्षों में मिड कैप बन सकती हैं, और यहीं असली वेल्थ क्रिएशन भी हो सकती है। क्योंकि अगर 5,000 करोड़ की कंपनी है और 20,000 करोड़ की कंपनी वो बनती है तो इन्वेस्टर को सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ नहीं मिलता, उसे मार्केट कैप माइग्रेशन भी मिलता है। लेकिन यही सबसे ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर 5,000 करोड़ की कंपनी 20,000 के करोड़ की कंपनी नहीं बनेगी। कुछ 2,000 करोड़ की कंपनी वापस बन जाएगी, कुछ गायब भी हो जाएगी, कुछ एवरेज कंपनीज बनकर रह जाएंगी, और कुछ उसमें से मल्टी बैगर भी बन सकती हैं। इन्वेस्टर का पूरा खेल इन्हीं में फ़र्क पहचानने का है। तो क्या अभी स्मॉल कैप खरीदना चाहिए? मेरी नज़र में ये बाइनरी आंसर नहीं हो सकता है। अगर आपके पास पहले से क्वालिटी स्मॉल कैप एक्सपोजर है तो सिर्फ रैली देखकर पैनिक सेलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी शुरू कर रखी है तो शॉर्ट टर्म इंडेक्स मूवमेंट के आधार पे स्ट्रैटेजी बदलना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अभी एक बड़ा लमसम स्मॉल कैप में डालने जा रहे हैं तो मैं ज़्यादा सेलेक्टिव रहूँगा, क्योंकि इंडेक्स रैली और स्टॉक अपॉर्चुनिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है तो अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ भी अगले कुछ वर्षों के रिटर्न को सीमित रख सकती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा सबसे तेज़ भागते स्टॉक को खरीद कर नहीं बनता। कई बार सबसे बड़ा पैसा उस कंपनी में बनता है जिसकी स्टोरी अभी पूरी तरह मेन स्ट्रीम नहीं हुई है, लेकिन उसके नंबर्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे होते हैं, डेट कम हो रहा होता है, कैश फ्लो मजबूत हो रहा होता है, आरओसी बढ़ रहा होता है, और मैनेजमेंट कैपिटल को इंटेलिजेंटली एलोकेट भी कर रहा होता है। यानी प्राइस चार्ट से पहले बिजनेस इंप्रूव होना चाहिए। अगर बिजनेस पहले इंप्रूव होता है तो स्टॉक प्राइस इवेंचुअली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस पहले भाग गया और बिजनेस बाद में आने वाला है तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही आज के मार्केट का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्मॉल कैप रैली की शुरुआत एक नए अर्निंग साइकिल की शुरुआत है या सिर्फ लिक्विडिटी और मोमेंटम ड्रिवन फेज है। इसका जवाब आने वाले क्वार्टर्स देंगे, और इन्वेस्टर को इस आंसर के लिए प्रेडिक्शन नहीं डेटा देखना है। क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, ऑर्डर बुक देखिए, कैश फ्लो देखिए, डेट देखिए, प्रमोटर एक्टिविटी, वैल्यूएशन, और सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग एस्टिमेट्स का डायरेक्शन भी देखिए। अगर अर्निंग एस्टिमेट्स ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहा है तो रैली हेल्दी हो सकती है। अगर स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहा है लेकिन अर्निंग एस्टिमेट नीचे जा रहा है तो कॉशन की ज़रूरत है। मेरी नज़र में सबसे पावरफुल सिग्नल, मैं एक चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व दूंगा, वह है प्राइस प्लस अर्निंग्स दोनों का एग्रीमेंट। अगर स्टॉक 20% ऊपर है और अर्निंग्स भी 20% ऊपर जा रही है तो वैल्यूएशन शायद स्टेबल है। अगर स्टॉक प्राइसेस 50% ऊपर है और अर्निंग सिर्फ 10% बढ़ रही है तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो रहा है, और वैल्यूएशन एक्सपेंशन जितना ज़्यादा फ्यूचर रिटर्न के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही कम। इसलिए अगला फेज शायद स्टॉक पिकिंग का होगा। पहले मार्केट में ब्रॉड रिकवरी थी, अब शायद डिफरेंशिएशन शुरू होगा। पहले स्मॉल कैप अच्छा है वाला स्टेटमेंट चल गया, अब मार्केट पूछेगा कौन सा स्मॉल कैप अच्छा है। पहले कैपिटल गुड्स अच्छा है चल रहा था, अब सवाल है कि कौन सी कैपिटल गुड्स कंपनी अच्छी है। पहले ऑटो अच्छा है चल रहा था, अब सवाल होगा कौन सा ओईएम, कौन सा कंपोनेंट मेकर, कौन सा ईवी सप्लायर। पहले लोग कह रहे थे आईटी रिकवर कर रहा है, अब सवाल होगा कि कितनी सस्टेनेबल ग्रोथ होगी आईटी की। यानी थीम से स्टॉक सिलेक्शन की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही सबसे इंटरेस्टिंग फेज है। मैं इस पूरी स्मॉल कैप रैली को देखकर बुलिश या बियरिश लेबल नहीं लगाना चाहता,
मैं इसे एक सिग्नल की तरह देखता हूँ। सिग्नल ये है कि इंडिया में रिस्क एपेटाइट वापस ब्रॉड मार्केट में आ रहा है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत हो रही है, कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर में ऑप्टिमिज्म है, ऑटो डिमांड में मजबूती दिखाई दे रही है, आईटी सेक्टर में रिकवरी एक्सपेक्टेशन बन रही है और स्मॉल कैप स्टॉक में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही वैल्यूएशन रिस्क भी बढ़ रहा है। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि रैली को चेज नहीं करना है, रैली को समझना है और फिर क्वालिटी बिजनेसेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पे ढूंढना है। क्योंकि मार्केट में असली वेल्थ क्रिएशन हर रैली को पकड़ने से नहीं होती। हर वेल्थ क्रिएशन तब होती है जब आप ऐसी कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं जिसकी अर्निंग्स, कैश फ्लो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्केट अपॉर्चुनिटी समय के साथ कंपाउंड होती रहती है। और शायद यही वजह है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि स्मॉल कैप ऊपर जाएगा या नीचे। सही सवाल ये है कि अगले 5 साल में कौन सी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनने की पोटेंशियल रखती है। अगर आप इस सवाल का सही जवाब खोज पाए तो मार्केट की अगली बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी आपके सामने स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं, किसी इंडिविजुअल बिजनेस के रूप में दिखाई दे सकती है। और यही इस रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टिंग का असली फायदा है। दोस्तों, उम्मीद है इंसाइट मिली होगी आपको इस स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि बिजनेस वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सोच डेवलप करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।